कि कॉमन डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम्स क्या है। पहले तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपको ये मसले फेस आते हैं, ठीक है। उनको हम एक्सप्लिसिटली देखेंगे। इसके बाद फिर गेंगा 4 का जो पैटर्न टेम्पलेट है वो देखेंगे, और फिर डिज़ाइन पैटर्न जो है इसकी क्लासिफिकेशन, इसके बेनिफिट्स और इसके जो ड्रॉबैक्स हैं हम देखेंगे। कॉमन डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम जो है, पहला प्रॉब्लम ये है कि क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ क्लास एक्सप्लिसिटली, simplifying a class name when you create an object commits you to a particular implementation instead of a particular interface. This commitment can complicate future changes. तो आपको मैंने बता दिया कि जावा में भी हम आपको बार बार यही बताते हैं कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हर क्लास को उसके इंटरफेस के थ्रू एक्सपोज कर दिया करें। तो अगर आप इंटरफेस के थ्रू एक्सपोज नहीं करेंगे तो क्लास ए और क्लास बी है, ठीक है। जब आपने क्लास बी का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्लास ए के अंदर डिक्लेयर कर दिए, यानी कि आप उसको जब डिक्लेयर करते हैं तो बी के साथ करेंगे और आगे ओबीजे बी इक्वल टू न्यू बी, राइट। अब कल को आप चाहते हैं कि अच्छा बी का तो एक और शेप भी आ गया, एक B2 भी आ गया, एक B3 भी आ गया। अब क्लास ए के अंदर जो है मैं इसका जो B2 है वो यूज़ करना चाहता हूँ, तो अब आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने हार्ड कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, ठीक है। तो स्पेसिफाई किया हुआ है आपने एक क्लास को एक्सप्लिसिटली। आप कभी भी एक्सप्लिसिटली क्लास को स्पेसिफाई ना करें, आपको क्या करना चाहिए, इंटरफेस के थ्रू डिक्लेरेशन करने चाहिए। तो अगर आपने IB यानी कि इंटरफेस ऑफ बी डिक्लेयर किया हुआ है और फिर आपने OBG भी, तो कल को अगर B1 आता है, B2, B3, BX भी आ जाता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आप उससे OBJB को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एक्सप्लिसिट जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये पहला प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स के थ्रू। एक अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री मेथड है और एक प्रोटोटाइप है। जस्ट नेम आपको फिलहाल मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाद में हम इन सारों को डिटेल के साथ देखेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रॉब्लम को ये कितना ज़बरदस्त तरीके से पैटर्न जो है सॉल्व करते हैं। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम है कि डिपेंडेंस ऑन स्पेसिफिक ऑपरेशंस। आप एक खास मेथड जो है ना उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो गई है। व्हेन यू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर ऑपरेशन यू कमिट टू वन वे ऑफ सैटिस्फाइंग अ रिक्वेस्ट, यानी कि उसका जो बिहेवियर आपने इंप्लीमेंट कर दिया ना, आपने जो उसकी डिफिनीशन दे दी तो वो अब एक तरीके से हो गई है। बाय अवॉइडिंग हार्ड कोडेड रिक्वेस्ट यू मेक इट ईजियर टू चेंज द वे अ रिक्वेस्ट गेट सेटिस्फाइड बोथ एट कंपाइल टाइम एंड एट रन टाइम। अब इस तरह सपोज जिस तरह हमने एग्जांपल पढ़ा था व्हीकल का, राइट। तो अगर आपने व्हीकल के जो ड्राइव का मेथड है उसमें क्लच है और उसके गियर और ये सारे आपने ना पेरेंट क्लास में जो व्हीकल क्लास है उसी के अंदर कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन दे दी है। अब बाद में मोटरसाइकिल आता है, कोई कार आता है, जो भी आता है, तो अब उनके कंट्रोल आप डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी, लेकिन ड्राइव मेथड जो है वो तो पेरेंट के साथ हिसाब से चल रहा है, तो आप जो है डिपेंडेंट हुए हुए हैं ऑपरेशन के ऊपर। तो आपको क्या चाहिए, आप कभी भी एक ऑपरेशन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, बल्कि आप डिक्लेरेशन देंगे, अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन दोगे और उसको फिर हर क्लास जो है वो कंक्रीट तरीके से खुद उसका बिहेवियर चेंज कर सके, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से अपने आप को डिपेंडेंट नहीं बनाना। अब इस तरह के सिचुएशन को आप हल करते हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न से और कमांड डिज़ाइन पैटर्न से। ये दोनों हम पढ़ेंगे और दोनों बड़े मज़े के डिज़ाइन पैटर्न है और आपको फिर उनकी मैजिक्स जो है वो समझाएंगे। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम है कि डिपेंडेंस ऑन हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। आपका जो सलूशन है, जो भी आपने कोड कर दिए वो किसी ख़ास हार्डवेयर के लिए आपने कोड कर दिए। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि ये सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर चलेगा, तो आईफोन पे नहीं चल सकता, विंडोज़ फ़ोन पे नहीं चल सकता, ब्लैकबेरी वगैरह उनके ऊपर सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल सकता। तो अब आपने उसको हार्डवेयर डिपेंडेंट बना दिए, ठीक है। या आपने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, आप कहते हो ये आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम कर रहा है या ये सिर्फ विंडोज़ के ऊपर चल रहा है। जावा क्यों हिट हुई थी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी, राइट। ये डॉट क्लास बीच में इंटरमीडिएट बाइट कोड लेके आता है और उस बाइट कोड को रन करने के लिए फिर हर मशीन ने अपना अपना JVM दे दिया, राइट। रन टाइम मशीन JRE दे दिया, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट दे दिया। तो वो बाइट कोड किसी भी उसमें हो, वो बाइट कोड को रीड करता है और आप बेशक लिनक्स के ऊपर अपना प्रोग्राम रन करें या आप विंडो में रन करें या मैक के ऊपर करें, हर जगह पे वो चल रहा होता है। तो वो आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जब कोड करेंगे तो उसमें भी आपके जो एक्सटर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस है एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस है, APIs, आजकल क्यों आप नाम सुन रहे होंगे कि आजकल जो इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर का सेटअप आर्किटेक्चर सेटअप हो रहा है
वो एपीआई या माइक्रो सर्विस ओरिएंटेड हो रहा है। तो ये माइक्रो सर्विस क्या है? ये असल में एक मेथड ही है जिसको आप एक एपीआई के थ्रू या एक यूआरएल के थ्रू जो है वो एक्सेस कर लेते हैं और वो आपको काम करके दे देता है, और ऐसे करके देता है कि वो काम जो है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, हर प्लेटफॉर्म, हर हार्डवेयर के ऊपर चलता है। अब वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। तो आपने एक ख़ास सॉफ्टवेयर या एक ख़ास हार्डवेयर के हिसाब से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करना होता, बल्कि आप आर्किटेक्चर में क्या लेके आते हैं, ऐसे एपीआई या ऐसे जेनरिक सोल्यूशन लेके आते हैं जो हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर हार्डवेयर पे रन हो सके। और इसकी वजह से आप आजकल देख रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है, जिस तरह रिएक्ट नेटिव है मोबाइल के लिए, राइट, या टाइप स्क्रिप्ट है, या जो गूगल का आजकल फ्लटर बड़ा चल रहा है, राइट। तो ये अब क्या किस तरीके से चल रहा है, अब वो हार्डवेयर की इंडिपेंडेंस भी ख़त्म कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म की इंडिपेंडेंस भी, और जो डिवाइसेस है यानी कि वो हैंड हेल्ड है या किसी भी लेवल के स्मार्टफोन्स है या पीडीएस है या डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, वटेवर, तो हर एक के ऊपर वो रन हो सके। अब एक बार आपको सिर्फ एक कोड करना पड़ेगा और वो कोड हर जगह पे, ब्राउज़र में भी रन हो रहा है, मोबाइल में भी रन हो रहा है, हर जगह पे रन हो रहा है। तो आप लिहाजा आप ये डिपेंडेंस नहीं रखेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो एपीआईज की तरफ दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो आप उस तरह उस एपीआईज का जो सपोर्ट उसके अंदर होता है वो अपस्टैक फैक्ट्री और ब्रिज आपको देता है। तो इनकम्पेटेबल इंटरफेसेस को बड़ा इजीली ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न जो है वो एडॉप्टेबल कंपेटेबल बना देता है। ये हम बाद में देख लेंगे डिटेल से। अच्छा, अगला जो डिज़ाइन प्रॉब्लम है वो ये है कि डिपेंडेंस ऑन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन। वो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है ना, या जिस तरीके से उसने अपने आप को एक्सपोज किया हुआ है, उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो रही है। Clients that know how an object is represented, stored, located, or implemented might need to be changed when the object changes. Hiding this information from clients keeps changes from cascading. तो अब इसको पहले से इसको रिमूव करने के लिए लोग, अगर मैं टेक्नोलॉजीज वाइज बताऊँ तो एक्सएमएल टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही थी, आजकल जो है वो जेसन यूज़ हो रहा है। तो अब जेसन के प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो जावा का एप्लीकेशन जो है वो C# या एंड्रॉयड के एप्लीकेशन जो है वो एक ब्राउज़र के आपके PHP के साथ बातें कर सकता है, राइट। तो अब ये कैसे पॉसिबल होता है विद इन द ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे पॉसिबल होते हैं सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो अपस्टैक फैक्ट्री, ब्रिज, मेमेंटो या प्रॉक्सी जो डिज़ाइन पैटर्न्स है, ये आपको इसके रास्ते जो है वो ओपन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपको कस्टमर की तरफ से जेसन मिल रहा है, लेकिन जेसन को आप एक्सएमएल में कन्वर्ट करके, या आपका एप्लीकेशन जिस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करता है, फाइल से कोई फॉर्मेट अंडरस्टैंड करता है, कोई उसके अपने सेपरेटर्स है और कोई अपने वो है, तो उसमें कन्वर्ट करके फिर आपको प्रेजेंट करता है। तो आपको ये नहीं पता लगता होता कि ये मेरे सॉफ्टवेयर ने जो मेरा डायरेक्ट मेथड है वो मुझे दे रहा है या कहीं और से बनाया आ रहा है। तो ब्रिज पैटर्न या प्रॉक्सी या मोमेंटो ये आपको इस तरह की चीज़ें इंटरचेंज करके ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पे या रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अगला जो डिज़ाइन प्रॉब्लम है वो एल्गोरिथम की डिपेंडेंसी। आप एक ही इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो। अब एल्गोरिथम के अंदर पॉलिसी चेंज हो गई है, टैक्स का रेट बढ़ गया है, या GPA जो है उसके अंदर, या जो आपका कॉमसेट्स का ग्रेड कैलकुलेशन है, टीचर जो है वो अपना कुछ परसेंटेज जो है वो प्रोजेक्ट को देना चाहते हैं। तो अब अगर ये हार्ड कोडेड है और ग्रेड कैलकुलेशन हार्ड कोडेड है, तो वो प्रोजेक्ट के उनको बीच में नहीं डाल सकता, राइट, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो एल्गोरिथम्स आर ऑफन एक्सटेंडेड, उनमें आपको कुछ स्टेप्स जो है वो वेरी करने की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमाइज्ड, आप उनको कम टाइम में उसको मेमोरी वाइज या कंप्यूटेशन वाइज ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। एंड रिप्लेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड रीयूज, ठीक है। तो अब ये अगर आप एक बार करेंगे और उसी के ऊपर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट्स दैट डिपेंड ऑन एन एल्गोरिथम विद हैव टू चेंज व्हेन द एल्गोरिथम चेंजेस। तो ऑब्जेक्ट्स को चाहिए कि अगर एल्गोरिथम चेंज हो जाए तो उस हिसाब से अपने आप को भी चेंज कर सके। तो अगर आपने एक्सप्लिसिट बाइंडिंग कर दी एल्गोरिथम के ऊपर तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। अब इससे बचने के लिए जो डिज़ाइन पैटर्न अवेलेबल है वो एक बिल्डर पैटर्न है, एक इटरेटर है, स्ट्रेटजी है, टेम्पलेट मेथड है और विजिटर है। ये बड़े मज़े के डिज़ाइन पैटर्न्स हैं और ये जब आपको समझ आ जाएंगे तो फिर आपको आपका नॉलेज जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा कि अच्छा अब मैं चीज़ों को इस तरह हैंडल करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो टाइट कपलिंग है, कि डिपेंडेंसीज बहुत है क्लासेस के दरमियान में। तो अब उसको रिमूव करने के लिए जो है वो जिस तरह ए क्लास ए जो है वो C, D और E तीनों को यूज़ कर रहा है। अब जो है आप चाहते हैं कि ये सिर्फ ए क्लास के ऊपर डिपेंडेंट हो और C, D, E पे ना हो, तो आप बीच में एक और F क्लास डालेंगे। तो अब ये क्लास ए को जो भी चाहिए वो सिर्फ F से कहेगा। F क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा इस काम को करने के लिए C स्पेशलाइज है या D है या E है।
तो उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करके उससे काम करवा के आपको रिजल्ट देगा। तो ए को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कौन मुझे कंप्यूटेशन करके दे रहा है, उसको सिर्फ ये है कि मेरा काम हो के मुझे रिजल्ट मिल जाए, राइट। तो अब हमने क्या कर दिया, जो हमने इफ ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है बीच में एक मिडल के तौर पे, तो अब ए जो है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो अब कपलिंग जो है वो लो हो गई है, राइट, डिपेंडेंसी कम हो गई है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल आपको मैंने मीडिएटर डिजाइन पैटर्न का दे दिया, ठीक है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, और वो अब स्टैक फैक्ट्री के अपना तरीका है, ब्रिज के अपने हैं, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमांड, फसाद या ऑब्जर्वर जो है ये आपको कपलिंग को कंट्रोल करके दे देता है। ये लास्ट दो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें एक है कि एक्सटेंडिंग फंक्शनलिटी बाय सब क्लासिंग। आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, आप चाहते हैं कि ये मेथड मुझे दोबारा ना करना पड़े, लिहाजा आपने उस क्लास को इनहेरिट कर दिया। अब दिस इज तो एक्सटेंडेड फंक्शनलिटी बाय सब क्लासिंग। तो अब पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप था ही नहीं, लेकिन आप चाहते थे कि ये मेथड ऑलरेडी इस क्लास में है, तो क्यों मैं इसको दोबारा करूँ, लिहाजा इसको इनहेरिट कर दूँ। तो वो आपको प्रिंसिपल याद होना चाहिए कि फेवर कंपोजिशन और इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप ये प्रॉब्लम फेस करेंगे, और इससे क्या होगा कि सब क्लासिंग हैज इट्स डिसएडवांटेजेस। वी शुड फेवर कंपोजिशन बट हीवी यूज ऑफ ऑब्जेक्ट कंपोजिशन कैन मेक डिजाइन हार्डर टू अंडरस्टैंड। बेशक हार्डर हो, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी आसान होती है, ठीक है। Many design pattern produce design in which you can introduce custom functionality just by defining one subclass and composing its instances with existing। तो आपको प्योर फैब्रिकेशन का प्रिंसिपल अगर याद है OOSE से, तो वो प्रिंसिपल आपको एग्जैक्टली यही कहता था कि कुछ रीयूजेबल मेथड्स होते हैं जो हर क्लास में उनकी जरूरत पड़ती है, तो उनको एक आर्टिफिशियल क्लास बनाए और वहाँ पे रखे और बाकी लोग उनको यूज़ करें, ठीक है, कंपोजिशन के थ्रू। तो अब ये मसला जो है, ये ब्रिज पैटर्न जो है, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपोजिट, डेकोरेटर, ऑब्जर्वर और स्ट्रेटेजी जो है वो आपको एक्सटेंडेड बाय सब क्लासिंग के प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, ठीक है। आपको एक और बेटर तरीका देता है कोड टू रीयूजेबिलिटी का। और आखिरी प्रॉब्लम है कि इनएबिलिटी टू एंटर क्लास कन्वीनियंटली। आपको DLL मिला हुआ है, एग्जीक्यूटेबल डॉट क्लास फाइल मिले हुए। अब तो खैर डिकम्पाइलर आ गए हैं, बिल्ट इन आ गए, तो वो डिफिनीशन पे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, आपको रन टाइम पे कोड भी जनरेट कर लेते हैं। जिस तरह अगर आप नेटबीन के ऊपर आप क्लास फाइल ओपन करते हैं, या इंटेलिजे आइडिया जो है ये एक और IDE है, राइट। उसमें अगर आप कोई जॉब फाइल जो है वो API का कोई मेथड डबल क्लिक करते हैं तो उसका अगर वो क्लास फाइल अवेलेबल, तो रन टाइम पे आपको डिकम्पाइल करके पूरा कोड दिखाता है, ठीक है। तो ये अब अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको सिर्फ क्लास फाइल मिल गई है तो और लैंग्वेज ऐसे ही है कि बीच में C# का है या कोई जिसको डिकम्पाइल नहीं किया जा सकता, या उन्होंने ऑफस्केशन की हुई है, ठीक है। ऑफस्केशन ऐसा फीचर है जो क्लास को इस तरीके से चेंज कर देता है कि उसकी आपको कोई समझ नहीं आती। बल्कि मैं आपको एक सिंपल अगर एक एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के लिहाज से बता दूं तो जावास्क्रिप्ट ऑफस्केशन, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि चीज़ें जो आपको इस शेप में मिले तो आप उनको भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये एक लेते हैं, अगर ये मुझे नहीं मिल रहा तो मेरे पास ऑलरेडी है। ये सपोज एक जावा का क्लास है, ठीक है, सिंपल से शेप में। आप इसको कहते हैं कि इसको ऑफस्केट करें। अब ये देखें उसने उस कोड का क्या बेड़ागर कर दिया। अब ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो वो कोड कर रहा था, आपको नजर आ रहा है ना। लेकिन अब इस कोड की आपको कोई समझ नहीं आ रही, तो अगर आपको कोड इस शेप में मिले तो आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। तो अब इस केस में फिर जो है आप फिर फंस जाएंगे। तो अगर आपके पास इनएबिलिटी है टू एंटर क्लास कन्वीनियंटली तो फिर आप फंस जाते हैं। लिहाजा समटाइम यू हैव टू मॉडिफाई अ क्लास दैट कैन बी मॉडिफाइड कन्वीनियंटली। वो तो ऑफस्केट हुआ है या उसका जो सोर्स कोड है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में फिर आपकी डिपेंडेंसी जो है वो ऐसे है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो फिर स्टक हो जाता है। तो इसीलिए मैं बजाते खुद जो है जो ऑनलाइन पहले ओपन सोर्स फ्री फॉर्म में और फिर कमर्शियल फॉर्म में कुछ APIs अवेलेबल होती है, तो उनको मैं यूज़ नहीं करता। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि वो आपको एक लेवल तक फंसा देते हैं, फिर जब आप उसमें आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप मुझे तक कहते हैं कि इतने $, पे करो तो फिर आपको ये करके दे देता हूँ। तो ज़ाहिर है वो एक बिजनेस फ्लो है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं खुद तो यू शुड डू थिंग्स फ्रॉम इन सच अ वे दैट यू कैन मॉडिफाई लेटर ऑन, ठीक है। तो आप इस प्रॉब्लम से उसको अवॉइड करने के लिए आपके पास एडॉप्टर पैटर्न अवेलेबल है, डेकोरेटर है और विजिटर है।
तो ये आपको इस तरह के क्लास को रैप अप करके उसमें नई फंक्शनलिटी डाल के आपको पॉसिबिलिटी दे देता है कि आप जो चीज़ उसमें नहीं थी वो आपने ऐड करके वो कर ली। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन, इसको हम अलग उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। अगर इन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। कपलिंग क्या होती है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कौन मुझे बताएगा? अली हसन। सर के किसी क्लास की किसी क्लास पे कितनी मतलब डिपेंडेंसी है, बिल्कुल, डिपेंडेंस कितने हैं वो? डिपेंडेंसी का दूसरा नाम जो है वो कपलिंग है। ठीक है। तो डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये टाइट कपल है, और जितनी कम होगी तो हम कहेंगे कि ये लो डिपेंडेंट है या लो कपलिंग है। तो हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में क्या होता है? लो कपलिंग लेके आना और हाई कोहिजन लेके आना, यानी कि हर क्लास अपने स्टेट और बिहेवियर के अंदर स्पेशलाइज होना चाहिए। ठीक है। तो हाई कोहिजन और लो कपलिंग जो है ये हमारे टारगेट होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप कपलिंग को रिड्यूस करते हैं तो कोहिजन जो है वो लो हो जाता है। ठीक है। हाई कोहिजन लूज कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप हाईली कोहिसिव जाते हैं तो कपलिंग बढ़ रही होती है। आप एक क्लास को जब मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है वो एक दूसरे को यूज़ करेंगे तो कपलिंग इंक्रीज होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। यस सर, आपने एक वर्ड लिया जेसन प्रोटोकॉल, वो क्या है? अच्छा, जेसन जो मैंने कहा कि पहले जो दो एक इनकम्पेटिबल इंटरफेसेस या दो इनकम्पेटिबल सॉफ्टवेयर आपस में बातें करते थे ना, तो वो क्या करते थे कि अपने ऑब्जेक्ट को ना सीरियलाइज करते थे एक्सएमएल के फॉर्म में। एक्सएमएल के फॉर्म में क्या होता है कि स्टार्टिंग और इन टैग होता है और बीच में डेटा टाइप और उसकी वैल्यू के लिए अलग अलग टैग्स, और इस तरीके से जिस तरह एचटीएमएल है, राइट। तो आप ऑब्जेक्ट्स को ना टैग्स करके दूसरी तरफ लेके जाते थे। अब दूसरा तरफ जो है उसको डीसीरियलाइज करता था। एक ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना का मतलब ये है कि आपने उससे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बना दिया। अब इस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को आपने दूसरे एप्लीकेशन को दे दिया। अब जिसने बनाया था, सीरियलाइज किया था, ये C# वाला कोड था, और जो इसको यूटिलाइज कर रहा है, जिसने इसको रिसीव कर लिया है, वो जावा का एप्लीकेशन है। अब वो क्या करता था? वो अपने जावा के हिसाब से उस एक्सएमएल फाइल से अपना जावा का ऑब्जेक्ट बना लेता था और फिर उसको कंज्यूम कर लेता था। तो ये क्या थी? इसको आप मार्शलिंग अनमार्शलिंग भी कहते हैं, इसको सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन भी कहते हैं। और बीच में प्रोटोकॉल क्या यूज हो रहा है? वो एक्सएमएल का। लेकिन एक्सएमएल का नुकसान क्या था कि इसके अंदर एक्स्ट्रा टैग्स थे और बैंडविड्थ और ट्रांसफर के ऊपर ओवरहेड्स थे उसके। तो अब उसको ओवरकम करने के लिए लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने उसको जेसन जो है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो है, वो फॉलो कर दिया, जिसके अंदर या तो ज़्यादा से ज़्यादा एरे के लिए जो है वो बड़े ब्रैकेट्स हैं और ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स है, और की वैल्यू पेयर्स हैं जो कॉलन के थ्रू से सेपरेटेड होते हैं, और मल्टीपल वैल्यूज जो है वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा टैग्स थे उन सारों की एलिमिनेशन हो गई, और बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो सीरियलाइज जब जेसन फॉर्म में होता है छोटी जगह घेरते हैं, ऊपर से वो टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, आज की फॉर्म टेक्सचुअल फॉर्म होता है। तो उसको जब आप कंप्रेस भी करते हैं तो और भी मिनिमाइज हो जाता है। तो लिहाजा आपका जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है दो इनकम्पेटिबल एप्लीकेशंस के दरमियान वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब जेसन प्रोटोकॉल के तौर पर, प्रोटोकॉल कहते हैं स्टैंडर्ड को, यानी कि कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो लोग अब जेसन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। एपीआई जितने भी हैं वो आपको जेसन का ऑब्जेक्ट दे रहे होते हैं या आपसे जेसन का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर? सर इसमें इमेजेस वगैरह नहीं हो सकती, सिर्फ टेक्स्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल, इमेजेस जो है वो बाइनरी डेटा है, और जाहिर है उसमें हर पिक्सल्स के अपने RGB वैल्यूज़ होते हैं। तो अब वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह वीडियोस भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियोस भी सेट ऑफ इमेजेस होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, जो पर सेकंड के हिसाब से ना 25 फ्रेम्स या इस तरह इमेजेस जो है ना वो शफल हो रहे होते हैं, राइट, वो चेंज हो रहे होते हैं। और बीच में साथ उसके साथ ऑडियो डेटा भी होता है, तो वो वीडियो होता है। और वीडियो भी अगर आप जेसन फॉर्मेट में करते हैं तो यानी कि वो लोग कर रहे होते हैं उनका, यानी कि जेसन फॉर्म में लेके जा रहे होते हैं बाइनरी फॉर्म में, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उनकी कंप्रेशन जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होती। आप इमेज को कंप्रेस करेंगे तो बहुत कम साइज़ के अंदर डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी टेक्स्ट फाइल को करेंगे तो 100 टाइम्स जो है वो डिफरेंस पड़ेगा।